हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। स्वागत है आप लोगों का बातचीत के एक और एपिसोड में। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी बराहत गाजीपुर से और आज वो इंडिया के सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि उनके 200 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं और n नंबर ऑफ अवार्ड्स उनको अपनी रिसर्च और बाकी की अचीवमेंट्स के लिए मिल चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इंडिया में जो इस टाइम पे बासमती राइस हैं अवेलेबल वेराइटीज, उनके अंदर काफी सारी वेराइटीज ऐसी हैं जो कि उन्होंने डेवलप करी है और काफी सारी वेराइटीज ऐसी हैं जिनकी इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने करी है। तो जिसके कारण इंडिया को इस वक्त लगभग 30,000 करोड़ का फॉरेक्स आता है। तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं और मिलते हैं हम अपने अगले गेस्ट से, डॉक्टर AK सिंह। ही इज डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। तो सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि आप बाराहट से दिल्ली तक आए, इस पोजीशन तक, जब आप इंडिया के सबसे अच्छे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे हो सर, तो उस जर्नी के बारे में सर आप प्लीज़ कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र, हमें मौका देने के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी जो पहले की यात्रा रही उसके बारे में चर्चा करूं, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए। और पिछले जितने एपिसोड आपने किए हैं सभी एपिसोड मैंने देखा है, और विशेष रूप से जो पिछला एपिसोड था जिसमें कि डिलीवरी बॉय के बारे में उनकी क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से समाज में लोग उनको देखते हैं, और इतने मार्मिक ढंग से उसका चित्रण किया है, वो दिल को छू लेने वाली बात है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो एपिसोड ज़रूर देखें और सभी एपिसोड देखें। सब में बहुत अच्छी तरह से आपने लोगों को इंटरव्यू किया है, और मेरी ये कामना है कि आगे चल कर के आपका एपिसोड आपकी अदालत जैसे रजत शर्मा का एपिसोड है या वॉक द टॉक जो शेखर गुप्ता का है, उस ऊंचाई पर पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर पे आपने पहलुओं को उठाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। रही बात हमारी प्राथमिक शिक्षा की, मेरा जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक गांव बरहट के नाम से इसको जानते हैं, वहाँ पर हुआ था। और ग्रामीण परिवेश में पूरी शिक्षा हुई। प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़े, मिडिल स्कूल में करीब 2 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। और वही जो उस समय व्यवस्थाएं होती थी कि साथ में जो है बोरी ले करके, पटरी ले करके और बस्ते में किताबें ले करके स्कूल जाना आना होता था। और इंटरमीडिएट हमारा जो है हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था। तो 15 किलोमीटर दूर रोज़ साइकिल चला करके जाना, और रोज़ आना। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उसको पार करना पड़ता था, और बरसात के दिनों में उसका पाट करीब 1 किलोमीटर चौड़ा हो जाता था। उसको नाव से पार करने में, और एक साथ 25-30 लड़के जब नाव में बैठते थे साइकिल साथ में लेकर के, और बीच में नदी में जब नाव पहुंचती थी, जब हिलने डुलने लगती थी, तो बड़ा डर लगता था कि हम लोग उस पार पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो उन परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाई की। इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से मैंने किया, हाई स्कूल भी एग्रीकल्चर से किया। फिर इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमें BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग करने का मौका मिला। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की जो बगिया है, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा और जो संस्कार मिले वो अद्वितीय हैं। और इसके बाद वहाँ से फिर मैं पूसा संस्थान में 1986 में PhD करने के लिए आया, और 1990 में मैंने अपनी PhD डिग्री यहाँ से पूरा की। तो ये हमारी यात्रा रही जो प्राथमिक पढ़ाई की और यहाँ तक आने की जो है। तो सर, ये यात्रा, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे इतना स्ट्रगल, क्या 1 किलोमीटर का स्ट्रगल आने पे ही थक जाते हैं सर। तो इस माइलस्टोन तक पहुंचना है यहाँ तक, और माइलस्टोन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंडिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात रही है सर। बिल्कुल। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही हम लोगों के जो अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, और BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर तक जो है। आज भी हमें प्राइमरी स्कूल से लेकर के और सारी दर्जा के अध्यापक हैं, उनका नाम, किस तरह से पढ़ाते थे, कौन सा विषय पढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल हम लोगों के अंदर बिल्कुल तरह से समाहित हो गई हैं। इतना उनका लगाव होता था। मिडिल स्कूल की परीक्षाएं होती थीं तो पूरे अध्यापक जो थे 6-7 हम लोगों को पढ़ाने वाले, वो साथ में सेंटर पे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने जाते थे। सवेरे 4 बजे सब बच्चों को उठा दिया जाता था और पाठ पढ़ाया जाता था, दोहराया जाता था, इस तरह से। तो उनकी जो कटिबद्धता थी शिक्षण के प्रति, वो अपने आप में अद्वितीय थी। और वही संस्कार जो हैं कहीं न कहीं मुझे लगता है अपनी मेहनत के अलावे जो कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में मददगार साबित हुए हैं। सर, वो संस्कार तो एब्सोल्युटली हैं, क्योंकि आपके टीचर्स इतने अच्छे थे, दैट्स वाई आप इस वक्त शायद इंडिया के बेस्ट टीचर हैं।
और वो खाली मैं अपने आप से नहीं सर, स्टूडेंट से भी बात करी है हम लोगों ने यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस हिसाब से शायद ही कोई पढ़ा सकता है ऐसे। तो अच्छा लगता है सुन करके, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए ये जानना कि उसके छात्र उससे खुश हैं और उसके छात्र शिक्षक से अच्छा कर रहे हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और कुछ नहीं होती। और वास्तव में ऐसा हो रहा है, हमारे जो पढ़ाए हुए छात्र हैं जो हमसे आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं, बहुत सारे छात्र जो है। यस सर, ट्रू सर, ट्रू। तो सर अब हम एजुकेशन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो हम कह सकते थे कि देश की इकोनॉमी भी डाउन थी और परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि नया नया देश ही बना था हमारा। बट आजकल के टाइम पे अगर एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर किया जाए, फैसिलिटीज़ तो बढ़ी हैं, पर क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं हमारे देश के, या नीड पूरा करने के लिए? एक जो आमूल-चूल परिवर्तन आया है जो मुझे महसूस होता है, गाँव में अभी मैं अपने गाँव जाता हूँ और क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ, तो वहाँ देख कर के महसूस होता है कि पहले जो हमारे सरकारी स्कूल होते थे, मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि अब जब मैं अपने गांव जाता हूँ या और गाँव में जाकर के देखता हूँ, तो जो सरकारी विद्यालय थे उनकी स्थिति काफ़ी इस समय ख़राब हुई है। वहाँ पे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी कमी आई है, छात्रों की संख्या बहुत घट गई है और हर क्षेत्र में आपको निजी संस्थान काफ़ी आए हैं। वहाँ पे सुविधाओं का विकास तो हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह से पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की जाती थी हम लोगों के समय में, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, मैं 1975-76 से लेकर के और 1982 तक की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो स्कूलों में पढ़ाई की जाती थी वो अद्वितीय होती थी और उस तरह की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी गाँव में नहीं हो रही है। तो बेसिक इस शिक्षा का जो स्तर है उसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। गाँव में भी ये बहुत बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलेगा। बसें चलने लगी, स्कूल अच्छे बन गए हैं, बैठने की व्यवस्था हो गई, घर से आकर के लोग ले जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के उनके अंदर क्या चीज़ें संस्कारित की जाती हैं, क्या बताया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पे जोर देने की आवश्यकता है। तो सर कहीं ना कहीं तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से हमारा सिस्टम बेसिक एजुकेशन डाउन हुई है। तो सर अब हम एजुकेशन से हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सर कि जैसे कि IITs हो गया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, बहुत बड़ा हुआ है सर इस टाइम पे। नीट का, मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी सारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैमर रहता है उसके अंदर। बट जो भी स्कूल के अंदर काउंसलिंग जब होती है सर, करियर काउंसलिंग, तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन के बारे में या फिर एग्रीकल्चर एज अ करियर के बारे में कम बताया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम की नीड है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की, क्योंकि देश की दो कड़ियाँ, जवान किसान, किसान तभी आगे बढ़ेगा जब अच्छी उसके पास रिसर्च होगी और उससे अच्छी वैरायटीज़ होगी। जैसे जवान जब अच्छे हथियार होंगे, अच्छी उसके पास स्ट्रेटजी होगी, तब आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है या सरकार को इसमें और काम करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। जहाँ तक कृषि शिक्षा की बात है, जैसा कि मैंने बताया, मैं 1975-76 के दौरान हाई स्कूल में एग्रीकल्चर और इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर पढ़ा था, लेकिन आज जो है बेसिक शिक्षा में कृषि जो है एक तरह से समाप्त हो गई है। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से कि बच्चों को कृषि के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से कृषि शिक्षा को हम जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें भी इसका समावेश किया जाए। और एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है जिसमें कि हायर एजुकेशन के ऊपर, कृषि शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। ICAR के द्वारा एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए किया जाता है। उसमें कई हज़ारों की संख्या में बच्चे चुने जाते हैं और इस समय देश में करीब 72 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पूषा संस्थान है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन है मुंबई में। तो ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, PhD लेवल की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे काफ़ी हद तक बच्चों को फेलोशिप भी दी जाती है। तो इसको और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके अलावे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक माया कार्यक्रम है, मोटिवेटिंग यूथ फॉर एग्रीकल्चर।
उसी तरह से अट्रैक्टिंग एक आर्या कार्यक्रम, अट्रैक्टिंग एंड मोटिवेटिंग यूथ फॉर एग्रीकल्चर, किस प्रकार से हम नवयुवकों को कृषि में ले आएँ और कृषि को किस प्रकार से हम एक व्यवसाय बनाएं। कृषि जो है सिर्फ जीवन जीने का एक जरिया नहीं होना चाहिए। जब कृषि को व्यवसाय के रूप में देखा जाएगा तो निश्चित रूप से और इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। आधुनिकीकरण जब होगा, इसमें यंत्रों का ज़्यादा प्रवेश होगा और निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यूथ भी एग्रीकल्चर में निश्चित रूप से आएगा। वही हम लोगों का प्रयास है। तो सर वो ये स्ट्रेटजीज काफ़ी अच्छी हैं, बट अभी भी देखा जाए तो काफ़ी छोटे लेवल पे, स्कूलिंग लेवल पे जब हम बच्चों के अंदर दिमाग में डालते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट अभी तक भी मतलब हमको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा सर, थोड़ा सा और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक मानसिकता रही है लोगों की, पहले हमेशा मानसिकता रहती थी माता पिता की हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, और कृषि जो है वो उतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं होता था। और शुरू में मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं एडमिशन हाई स्कूल में एग्रीकल्चर लेने के लिए गया तो मुझे नहीं पता था कहाँ पे एडमिशन लेना है। पिताजी लेकर के कॉलेज में गए और मैं अपने आप को बहुत अच्छा छात्र नहीं मानता था, तो मुझे लगा कि विज्ञान हमारे लिए शायद मुश्किल विषय होगा। और फिर ये चर्चा थी कि आर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है और कृषि दोनों के बीच में, इस प्रकार से मैं कृषि में चला गया। तो ये एक अकस्मात ऐसा हुआ, लेकिन जब जाने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद सारी चीज़ें एक के ऊपर एक बनती गईं और अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और कृषि में जो संभावनाएं हैं वो बहुत व्यापक स्तर पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान जो हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, जो कृषि का व्यवसायीकरण किए हैं, वो करोड़ों के रूप में जो है आमदनी कमा रहे हैं इसमें, खेती के द्वारा जो है। और उसमें व्यवसाय के रूप में बहुत सारे आयाम हैं। बीज उत्पादन के क्षेत्र में मशरूम की खेती कर सकते हैं, इसी तरह से औषधीय पौधे हैं उनकी खेती कर सकते हैं, मसालों की खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। और जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्रयास है, किस प्रकार से नवयुवकों के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाई जाए, और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से नवयुवक जो हैं किसानों को इकट्ठा करके और उनको हर तरह से सशक्त करें ताकि वो अपनी आय भी बढ़ा सकें। तो सर ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आई होप कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं सर अभी आ रहा था आपके रेजिडेंस की तरफ में, तो मैंने देखा फुटपाथ के ऊपर आपने स्लॉप्स बना रखे हैं, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट हो वो सरकारी हो, उनमें एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एग्रीकल्चर के अंदर लाने के लिए या फिर उनके अंदर वो एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए IARI किस तरीके से काम कर रहा है, एक एक्सेसिबल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए सर? जी, इसके द्वारा सरकार के द्वारा भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और परिषद के द्वारा भी अलग से वित्तीय अनुदान भी दिया जा रहा है। किस प्रकार से डिसेबल्ड फ्रेंडली हम या स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली हम संस्थान को बनाएं। और ये जो अभी फुटपाथ की बात की आपने, तो मैं एक बार ऐसी घटना मेरे साथ हुई। मैं टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में था अमेरिका में, और वहाँ पे रात के समय मैं लैब से आ रहा था साइकिल के द्वारा, और अलग से साइकिलिंग ट्रैक होता है, और वहाँ से जब सड़क इंटर क्रॉस करती है तो उतरने के लिए जो एक शोल्डर सा बनाते हैं, थोड़ा सा स्लोप दे करके देते हैं, उस स्लोप से साइकिल हमारी नहीं उतरी, गलती से अंधेरा था वहाँ पे, मैं देख नहीं पाया, तो उसके किनारे से उतरी। वहाँ पे करीब 1 फुट की गहराई थी और साइकिल हमारी मैं गिरा साइकिल से सर के बल, और पूरा मैं बेहोश रहा करीब आधे घंटे तक वहाँ पे। उस दिन फ्राइडे का दिन था, और फिर किसी ने स्पॉट किया, हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे हमको ऑपरेशन किया गया, कई सारे टाँके लगे, सारी चीज़ें हुई। तो फिर जब मैं वापस आया तो मुझे ये बात बड़ी ऐसी लगी कि उस दिन तो चलिए हमारी गलती थी कि हमने ध्यान साइकिल चलाने में दिया, क्योंकि शोल्डर बना था। अगर शोल्डर से हम उतरते तो ऐसी घटना हमारे साथ नहीं होती। लेकिन जब हम अपने फुटपाथों को यहाँ पे देखते हैं तो हमारे यहाँ फुटपाथ में शोल्डर तो कहीं है ही नहीं, और जितने बंगले हैं आप देखिए बी टाइप के, सभी सड़कों से क्रॉस करते हैं और फुटपाथ साथ में जा रहा है, और 1-1 फुट गहराई थी। तो इसीलिए जब हमको ये दिखा तो मुझे लगा कि इसको तुरंत करना चाहिए प्रायोरिटी पे, और अलग से प्रावधान इसका होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। टहलते हुए लोग जा रहे हैं फुटपाथ पे, तो उनको 1 फुट 1.5 फुट ऊपर चढ़ना उतरना नहीं पड़े, वो असुविधा होती है। उस असुविधा के चलते लोग सड़क पे टहलना पसंद करते हैं, फुटपाथ पे टहलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा कि इसको प्रायोरिटी पे करवाएं।
नहीं सर, ये बहुत अच्छा था क्योंकि वो मेन रोड थी तो उस पे से आना जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बट अब कंफर्टेबली कहीं पे भी आदमी चला जाए कोई इशू नहीं आता है। सर इसके साथ साथ जो एक सवाल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, हर किसी को अब अडॉप्ट करना है उसको जल्द से जल्द, तो पूसा कैंपस, सर आप लीड कर रहे हैं पूसा को, तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं पूसा के अडॉप्ट करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक एफिशिएंट मैनर में, क्योंकि पहले का जो एजुकेशन का सिस्टम था अभी तक हम उसी में ही बिल्कुल स्मूथ बहुत मुश्किल से हुए, तो एकदम से पूरा चेंज है, ये तो काफ़ी बड़ा चेंज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप इसके ऊपर अपना कुछ बताइए सर। जो नई शिक्षा नीति है और ख़ासकर कृषि के संदर्भ में अगर हम नई शिक्षा नीति को देखें तो इसमें जो विशेष बल नई शिक्षा नीति में दिया जा रहा है वो यह है कि हम युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करें, उस तरह से उनकी क्षमता का विकास करें। पहली बात इसमें यह है कि जब हम छात्रों का एडमिशन होता था तो एक विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, वहाँ से दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते थे। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप दूसरे विश्वविद्यालय में भी जाकर के बाकी कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मल्टीपुल एंट्री एंड मल्टीपुल एग्जिट, 4 साल का जैसे मान लीजिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है या कोई भी और कोर्स है, तो उसमें आपने 2 साल पूरा करने के बाद आपके परिवार की कुछ ऐसी ज़रूरतें हो गई, आवश्यकताएं हुई कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो अगर छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, फिर दोबारा एडमिशन नहीं ले सकता था। बालिकाओं के लिए विशेष रूप से जैसे मान लीजिए उनकी शादी हो गई तो शादी हो करके अपना घर छोड़ करके फिर ससुराल चली गई और वहाँ पे उनका विद्यालय बदल गया तो वहाँ पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते थे। तो नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है कि दोबारा जब भी आप पढ़ाई करना शुरू चाहते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन जाकर के ले सकते हैं और पिछली की जो पढ़ाई आपने की है उसको इसमें समाहित किया जाएगा और उसको एक साथ लेकर के आपको डिग्री प्रदान की जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, हम स्वरोजगार के लिए किस प्रकार से हम शिक्षा दें, इस तरह से शिक्षा हमारी जो है ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को हम सशक्त करें, सक्षम करें कि वो अपना रोजगार खुद सृजित कर सकें, इसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। कृषि के संदर्भ में विशेष रूप से हमारे यहाँ इनरोलमेंट बहुत कम होता है। जैसे हमारे यहाँ कुल मिलाकर के एक साथ जो है करीब 3000 के आसपास छात्र हैं और हमारे पास फैकल्टी की संख्या जो करीब 800 के आसपास है। तो हमारे यहाँ जो छात्र का और फैकल्टी का रेशियो है, इसको थोड़ा सा और सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। हम छात्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि कम से कम 3000 से तो हमेशा हर हालत में होने ही चाहिए जो एडमिशन होता है एक साल में जो है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जोर दे रहे हैं किस प्रकार से। और पूसा संस्थान के और भी क्षेत्रीय संस्थान हैं, जैसे IRI आसाम में खुला है, IRI हमारा झारखंड में खुला है हजारीबाग में। जैसा कि पहले आप IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT चेन्नई की बात करते थे, उसी तरह से IRI दिल्ली, IRI झारखंड, IRI आसाम। तो इस प्रकार की उच्च शिक्षा कृषि के क्षेत्र में देश के और सुदूर क्षेत्रों में भी मिल सके, यह प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी सर, बट आप जैसे मेरे को बता रहे थे 3000 to 800 का रेशो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से बात करें तो काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, खाली एग्रीकल्चर की नहीं, दूसरे सेक्टर्स की अगर हम बात करें, दूसरी फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रेशियो मेंटेन किया हुआ है IRI ने। नई शिक्षा नीति में ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ये रेशियो है प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या और बढ़नी चाहिए, अभी बहुत कम है। एक शिक्षक के ऊपर 3 छात्र 4 छात्र हैं, इसको कम से कम हमको 10 से ऊपर ले जाना है हर हालत में, ताकि जो शिक्षक हैं उनका भरपूर उपयोग हो सके। जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है कृषि विश्वविद्यालय में बहुत कम है, जनरल यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कृषि में बहुत कम है, इसलिए इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ये बात कही गई।